अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कातिल डोर कितने घरों को उजाड़ चुकी है। इस डोर के जरिए सड़कों पर कितने शहरी जान की बाजी हार चुके हैं और पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान दावा करते हैं कि लाहौर में काइट फ्लाइंग का कारोबार और काइट फ्लाइंग करने वालों को हम फौरी गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सब के बावजूद कातिल डोर जो है वो शहरियों को मार रही है, गले कट रहे हैं, लेकिन पुलिस के दावे धरे के धरे ही हैं। पतंगबाजी एक खूनी खेल है और पिछले दिनों भी एक नौजवान की इसी खूनी खेल और कातिल डोर ने जान ले ली। नवाकोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए हैं, जिनसे इस खूनी और धाती डोर को बरामद भी किया गया है। 3 मुल्ज़मान हैं, जिनमें से एक मौके से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारी है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट भी हमारे साथ हैं। मुल्ज़मान से पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? खालिद, ये क्या बच्चों को समझाते नहीं थे पतंगबाजी करते हैं? समझाना क्यों नहीं? कितने समझाना सर तुम? कितने बच्चे ने तेरे? मेरे 3 बच्चे सारे। 3 बच्चे ने? ते तीसरा बच्चा तेरा कितने गया? वो क्यों नस गया? और सर नठे नहीं, और मतलब इस्लामाबाद सर गया सी अपनी ड्यूटी ਦੇ मतलब ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਤਲਬ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਕੋਈ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ मतलब मैं सर फिर कमरे च ਹੁੰਦਾ ਨਾ मतलब। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਤੰਗਾਂ ਵੀ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ? ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰ ਬੱਚੇ। ਕਾਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਵੇਚਣਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ? ਨਾ ਸਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 10 ਵਜੇ, ਨਾਲੇ ਸਰ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 वजे आते हैं। अच्छा, अभी इधर आओ। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुलाम महीउद्दीन है। क्या करते हो तुम? मैं बाइकों का काम करता हूँ। मोटर मैकेनिक हो? जी। मोटरसाइकिलें ठीक करते हो? ये किधर से पुलिस ने हासिल किया है? ये कहाँ से लिया है? ये तंदी गढ़ से हासिल किया। ये क्या है? तंदी। तंदी है, इसे क्या करते हैं? इससे लोग गुड्डी भी डालते हैं। और तुम क्या करते हो इस तंदी से? इस तंदी से हम गुड्डी डालते हैं। गुड्डी उड़ाते हो? जी। कब उड़ाते हो? यही जब पेचे हो रहे हो। पीछे कब होते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि ये किसी की जान भी ले सकती है? तंदी, डोर, पतंगबाजी पता है तुम्हें? जी। किसी ने बताया तुम्हें? जी। तो फिर भी तुम पतंगबाजी करते थे? कितने अरसे से कर रहे हो?
जी थोड़ी देर ही हुई है मुझे। थोड़ी देर ही हुई है। तो ये क्या है? आगे आओ ज़रा, ये दिखाओ, ये क्या है? ये क्या? बताओ क्या है ये केमिकल है, ये केमिकल है? मछली तार है ये। मछली दार है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है गुड्डी टूटती नहीं है। गुड्डी टूटती नहीं है? जी। तो फिर गुड्डी ना टूटे इसके लिए क्या करना होता है? मतलब क्यों इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस चीज़ का नहीं, हैं? इसका नहीं पता। इसका नहीं पता? डोर तुम्हारे पास कौन कौन सी है? डोर हमारे पास ब्लू कलर की है। कहाँ से ली है? कहाँ से मिलती है डोर वो? ये चीज़ का नहीं पता। तुमने कहाँ से ली? मैं पहचान नहीं करते, मैं पहचान नहीं करता। क्या करते हो फिर? मैं बस खड़ा होकर देखता हूँ। तो कौन पेचा कौन करता है? वो भाई होता है, भाई का क्या नाम है? इसका नाम वासिल है। क्या? वासिल वासिल? जी। वो पतंगबाजी करता है? जी। जो डोर मिली है वो उसकी है सारी? और ये नहीं पता उसकी है या नहीं। नहीं, आप लोगों से ही मिली है ना। तो ये बताओ कि वो कितने अरसे से पतंगबाजी करता है? घर की छत पे दोस्त भी आते हैं उसके साथ? एक आधा ही दोस्त होता है उसका। किस वक्त करता है पतंगबाजी? यही रात के टाइम बस। रात के टाइम? जी। किस दिन करता है? हफ्ते की रात को? बताओ। जी हफ्ते हफ्ते की रात को? फिर तुम पास खड़े होकर देखते हो वो पेचे करता है? बाद मैं पास खड़े होकर देखता हूँ, उसके बाद मैं भी नीचे चले जाता तो सारी रात पतंगबाजी करते हैं? हूँ। ये का नहीं पता, फिर मैं सो जाता हूँ। सो जाते हो तुम? अच्छा, तुम क्या करते हो? भी तुम भी पतंगबाजी करते हो? नहीं। पतंगे उड़ाते हो, गुड्डे उड़ाते हो? मैं भी नहीं जाता। क्या करते हो? मैं शाम पे जाना, शाम पे सार मोटर बैंडिंग नहीं खाने। क्या करते हो? काम क्या करते हो? मोटर बैंडिंग अच्छा, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन हो? हाँ मोटर बैंडिंग है। अच्छा, तो पतंगबाजी तुम नहीं करते? नहीं। कौन करता है? ये भाई होता है, मैं टाइम नहीं होता ऊपर जाने में। ये भाई करते हैं? अब्बा भी करते हैं तुम्हारे? अब्बा नहीं, तुम अब्बा उसको डांटते हैं। डांटते हैं? तो फिर भी वो बाज नहीं आते हैं? नहीं। हैं? कभी मारा भी अब्बा ने भाई को? मारे मुझे भी पापा मारे हैं। क्यों? क्या मार के क्या कहते हैं? कि पतंगबाजी ना करो? ना करो। फिर भी करता है भाई? तो उसके दोस्त भी आते हैं? यार भाई तो नहीं मानते। अच्छा, तो नहीं आज मानते? मैं आज तो तुम नहीं मना करते उनको? तुम नहीं मना करते भाई को? बड़ा भाई है वो? अच्छा जी, बच्चा तो आपका मान रहा है कि आप उसको मना भी करते हैं हाँ जी, मैंने बेटे आपको को, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी वो कभी कभार हो गया, मुझे पता नहीं है, मैं सो जाता हूँ। तो आपको सारा कुछ पता है, क्यों पर्दा डाल रहे हैं? लोगों की जान ले रहा है ये खेल। क्यों? मैंने सारा पता ही है। भाई को मजाता रहता। तुम्हारे अब्बा भी समझाते थे ना भाई को? भाई को अब्बा ही समझाते थे ना भाई को? भाई मर्जी है। अच्छा, मर्जी है उनकी, किसी की भी जान ले लें वो। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट ताहिर विरक साहब हैं जी हमारे साथ। उनसे पूछते हैं कि ये खूनी खेल जो है लाहौर में खेला जाता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की डोर फिरने से हलाकत हुई हो और उसके मुलजमान को इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया हो? किस तरह से इनको गिरफ्तार किया, क्या वाकया हुआ और क्या कुछ इनसे बरामद हुआ है, इसकी तफसील बताते हैं विरक साहब। जी विरक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। अच्छा सर, ऐसे था कि जिस वक्त ये वकूआ हुआ है ना, हम मौके पे गए हैं। मौके पे जाके देखा है हवा की सिमत को। पहले सबसे ये चीज़ देखने वाली होती है ठीक है। कि डोर गुड्डी कहाँ से आ सकती है, क्या है। मूवमेंट थी। ठीक है। ये मूवमेंट सारी जो है ना हमारे शाहजहां फैक्ट्री की बैक साइड पे ना, जो अलखयाम रोड वाला इलाका है, वो वहाँ की सिमत थी। ठीक है। हमने वहाँ पर सर्च करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ टीमें बना दी अफसरान ने। तो हमने वो सारी टीमें वर्क करती रही। महल्ले वालों ने, लोगों ने बताया कि फलाना फलाना घर है, उस घर की छत के ऊपर हफ्ते की रात को गुड्डी उड़ाने के लिए 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ जगह से आके इनके बेटे के साथ। ठीक है। तो उड़ाते हैं, और संडे को लेट तक, संडे भी चलता है ये काम। ठीक है। तो ये उस दिन मतलब को लोगों ने यही बताया कि ये लोग उस दिन उतर गए हैं वहाँ से, जल्दी उतर गए हैं। जब शोर पड़ा ना किसी बंदे को डोर फिर गई है, तो ये लोग उतर गए हैं। ठीक है। तो इसमें ये फिर वो जिनका वो बच्चा था, वो लोग भी दफनाने के बाद, बच्चे को कफन दफन के बाद वो लोग भी आए हैं, उन्होंने भी अपने तौर पर सर्च किया है। फिर उन्होंने हमारे पास आके स्टेटमेंट दी है कि हमने अपने तौर पर पता किया, ये बंदे हैं, इनके घर में हैं, ये हो रहा है काम। ठीक है। तो फिर हमने इनको जो है ना
अच्छा फिर साहब, मिशन इनसे पकड़ा है। क्या कुछ बरामद हुआ? ये जो खूनी खेल है आप भी देख रहे हैं, ये वो गुड्डा जो आपने अभी दिखाया है जिसमें तार है, धाती तार है, और ये इंसानी गला तो क्या, शायद इंसान के किसी भी जिस्म के हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। तो ये क्या कुछ बरामद हुआ और इनसे? इसके अलावा वो जो अपना इनसे काफ़ी सारा जो है ना, वो पतंगे, चरखियाँ, काफ़ी सारा सामान जब ये पकड़े हैं ना ऑपरेशन वालों ने ठीक है, पहले, तो उनसे काफ़ी सारा सामान पकड़ा है इनसे पहले। ठीक है। वो सारा सामान उनके पास है, वो भी आपने देखा है सारा। तो ये बहुत ही इंतहाई जो है ना जुल्म वाला काम है। ठीक है। लोगों के जवान बच्चे जो है ना ऐसे मर्डर होते हैं, गर्दन पे डोर फिर गई, वेन कट गई, ये पता है सबको, पतंगबाजी करने वाले बंदे को। अच्छा फिर साहब, पता है। ये इलाके में इनकी ज़ाहिर शोहरत है कि ये इनके बच्चे हफ्ते की रात को पतंगबाजी करते हैं, दोस्त अहबाब भी आते हैं। जिस तरह आपने एक हवा की सिमत देखी, और दूसरी बात ये देखी कि कहाँ से ये पतंग और डोर के साथ आई, और लोगों से भी आपकी बात हुई तो लोगों ने भी बताया कि ये काम पतंगबाजी ये करते हैं। अब 302 की दफात के तहत आपने इसकी FIR ज़िमनी जो है वो आज़ाद कर दी है। जी जी। इसमें किस तरह से साबित किया जाएगा, किस तरह से एविडेंस होंगे, फ्रांसिक होगा, क्या कुछ होगा? जी, वो जो मतलब कि डोर मौके पे लड़के की गर्दन में पिरी थी ना, शहजाद जो मतवफ़ी है, ठीक वो है। डोर हमने कब्जे में लेके लेबॉर्ट्री भेजी है ठीक है, उसके तजिए के लिए। ठीक है, और जो वहाँ से ब्लड वगैरह था, मिट्टी थी, ऐसे जो जो चीज़ें PFSA वालों ने, टीम ने ली थी, हमें दी थी, वो हमने लेबॉर्ट्री भेजी हैं। जो आगे से इनसे जो डोर रिकवर की है वो भी भेजी है। ठीक है। तो वो मतलब कि ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि ये इंसानी जान को ज़ाया करने के लिए नाकाफ़ी है। पतंगबाजी एक खूनी खेल है, और इस खूनी खेल के बारे में आवाम क्या कहती है, आवाम की जुबानी ही आप सुन लीजिए। मेरा ख्याल है कि जनाब कहना इसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हो ये रहा है कि जनाब के जानते हैं अमूमन क्या होता है कि जनाब के जानते हैं थोड़ी देर की पाबंदी लगती है और बाद में जनाब पाबंदी ख़त्म कर दी जाती है। अगर कोई पकड़ भी जाए तो जनाब पैसे दे के छोड़ दिए जाते हैं। मतलब कोई किसी किस्म का कानून इस मुल्क में है ही नहीं। बात यह है कि जनाब अगर आपने इस एक्शन को कंप्लीट करना है तो कम से कम कोई ऐसा एक्शन लें कि जनाब किसी की जरूरत ना हो दोबारा ये काम करने की। मतलब उस जो बच्चा जो बेचारा जो घर से कोई चीज़ लेके निकला हुआ है, या कोई हस्बैंड को जा रहा है, कोई बाप जा रहा है, कोई बहन जा रही है, कोई भाई बेटा जा रहा है, मुझे बताएं उसका कसूर क्या है कि जनाब उसको तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसके भरपूर एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ये जो है ना शोदेबाजी नहीं करनी चाहिए कि जनाब के अंदर टीवी में ऐड चल गए, पुलिस आ गई, ये हो गया। इसका बाकायदा उस जड़ को पकड़ें जहाँ अभी तक इस बात को ऑलमोस्ट को 5 से 10 साल होने वाले हैं, अभी तक हम जड़ ही नहीं पकड़ पा रहे कि कहाँ पर डोर बन रही है, कहाँ पर गुडी बन रही है, कहाँ से मतलब चीज़ें लिक्विड की जा रही हैं। मेरे हिसाब से मुताबिक बाकायदा प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए जो जनाब के अंदर इसका भरपूर ऑपरेशन करे, जो कि जनाब के अंदर कम से कम जड़ से ख़त्म किया जाए, ताकि उस बच्चे की, उस बहन भाई बेटे की जान को जो खतरा लगा गया है, जो हर वक्त खतरे में है, कोई पता नहीं, चाहे रात का टाइम है चाहे दिन का टाइम है, वो स्कूल जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, पता चला कि जनाब के अंदर वो बेचारा छत पे वैसे ही फिर रहा है, कोई बंदा वॉक करने जा रहा है छत पे, पता चला जनाब वैसे गेम डल गई है। तो ये बहुत ही मैं तो कहता हूँ ये खूनी खेल एक किस्म का बन चुका हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए भरपूर तरीके से एक कंप्लीट ऑपरेशन करें टॉप टू बॉटम। ये नहीं कि आपने बच्चे पकड़ लिए, आपने देखा गुड्डी उड़ी तो आपने पकड़ लिया। ये ज़रूरत है कंप्लीट ऑपरेशन की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सूरत में जनाब के अंदर इसका कंप्लीट ऑपरेशन होना चाहिए। पतंगबाजी पे लगना चाहिए। इतने कवानीन बने हुए हैं लेकिन उन पे अमल कोई नहीं हो रहा, इसलिए पुलिस को चाहिए। इतनी ज़्यादा उनको ड्रोन मिले हुए हैं, इतनी सहूलतें दे के अगर ये लोगों की जानें जा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। तो पुलिस को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करे, और ये जो जवान बच्चों की मौतें हो रही हैं उनके माँ बाप से पूछें कि इसका क्या असर उनके घरों में पड़ता है। जवान जब बच्चे उनके फौत होते हैं या उनका ज़ख्मी होते हैं तो ये उनको पता है कि उनकी क्या हालत होती है। तो इसलिए इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, और पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छी तरह निभाएं
और सख्ती से इन लोगों का अमल करवाएं। पेरेंट्स का भी उतना ही उसमें रोल है। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखें और ऐसा कोई अगर बच्चे करते हैं तो उन पर सख्ती करें कि पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे उन्हीं को नुकसान है बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस तरह होगा तो जाहिर है हमारी अगली नस्ल क्या करेगी। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वालिदैन भी उतना ही उनका बच्चों का ख्याल रखें और उन पर सख्ती करें कि आपने पतंगबाजी नहीं करें। मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए इतनी सख्ती होनी चाहिए, बनाने वालों को भी पकड़ना चाहिए और डोरें बेचने वालों को भी पकड़ना चाहिए। न जाने कहाँ लोग बैठे होते हैं ये तमाम पतंगबाजियाँ अभी भी हो रही हैं। रात को सैटरडे के दिन यहाँ पर देखो तो पतंगबाजी हो रही होती है। यहाँ पर यतीम खाना चौक के अंदर सैटरडे के दिन एक बच्चा बेचारा 14-15 साल का नाश्ता लेने के लिए जा रहा था और उसकी वहाँ पर डोर फिरी और उसकी वो कट गई गर्दन। उनके तो घर वालों से पूछो जाकर कि डोर क्या है। और ये लोग जो है डोर बनाने वाले ये कहते हैं कि जी मोटी डोर नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक पतला सा धागा जो है, नलकी वाला धागा, आप इसे मुझे दें और पकड़ के मैं खींचता हूँ, देखता हूँ गर्दन कटती कि नहीं कटती। एक धागे से जब गर्दन कट सकती है तो ये क्या उससे डोर से नहीं कटेगी जिसके अंदर शीशा लगा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके लिए बड़ी सख्ती करनी चाहिए। और ये तमाम पतंगे बनाने वाले और ये पतंगे बेचने वाले अभी भी छुपवा तरीके से ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर ये पतंगे बनती हैं और पतंगे बेची जाती हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। हम लोग जब रोज़ सुनते हैं, देखते हैं आज फला बच्चा मर गया, आज फला की गर्दन कट गई। ये देखें मेरे नाक के ऊपर, ये आज से कुछ अरसा पहले की बात है। मैं रोड से गुजर रहा था, डोर आई है, वो तो अल्लाह की मेहरबानी हो गई कि मैंने हाथों से डोर को पकड़ा, लेकिन मेरे ये नाक पे यहाँ से नाक मेरी कटी। मुझे उसी दिन से अफसोस ये है कि हम लोग क्यों नहीं एहतियात करते इस बात की। कब तक हम अंटीने लगा के घूमते रहें? कब तक हम लोगों को ये कहें कि जी पतंगबाजी बंद करो और ये फलान? ऐसे नहीं है ये जब तक इसके लिए सख्त कार्रवाई नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए पुलिस को अलर्ट होना पड़ेगा। और यहाँ तक मैं ये एक बात ख़ास करके कहूँगा, तमाम मोहल्लेदार जितने लोग हैं, जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में रहते हैं, उनको ये कार्रवाइयाँ करवानी चाहिए। जहाँ पर पतंग बनती है, जहाँ पर डोर बनती है, छुपा काम होता है, उनको वहाँ से उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए और उनको इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि वो सोचते रह जाएं ताकि पूरी क़यामत तक। या अगर उनका बच्चा मरे तो पूछें आप क्या होता है। पतंग बनाने वाले से अगर उनका एक बच्चा मर जाए तो उनसे पूछें क्या होता है। मैं देखता हूँ ना वो फिर क्या कहते हैं। और लोग जो है आए दिन ये आते हैं और कहते हैं कि जी वो हमें इजाज़त दे दी जाए। इजाज़त कैसे दी जाए? अब वो ज़माना गया। पहले तो दुनिया में लोग ही कम थे बहुत। लाहौर में ठीक है ये पतंगबाजी यहाँ का एक कल्चर है, लेकिन ये अब ख़त्म हो गई बात। तो अब इतनी दुनिया है, चप्पे चप्पे पे हर मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है। गाड़ी वाला तो बच गया, मोटरसाइकिल वाला कहाँ जाएगा? डोर फिरी और उसने गर्दन काट के रख दी। चलो जी जाओ, तुम रोंदे रहो, आप रोते रहें, जो मर्जी करें। पतंगबाजी ये कानून की कमज़ोरी है। कानून वाले मुहाफ़िज़ जो मिले हुए हैं रिश्वत लेके छोड़ देते हैं बंदों को, तो ये बंद नहीं हो सकता। लोगों की गर्दनें कटी जा रही हैं, ये पैसे लेके फिर वो दोबारा दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। ये गलत है। ये अगर कानून वाले सीधे हो जाएं, पुलिस हमारी सीधी हो जाए, तो ये पतंगबाजी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ कमज़ोरी जो है ना हमारी पंजाब पुलिस की है। पंजाब पुलिस आज ही एक्शन ले ले तो कोई शॉप, कोई पतंगबाजी, कोई किसी की गर्दन नहीं कटेगी, ना बच्चे की ना बड़े की। ना जायज़ ऐसे बच्चों की बड़ों की गर्दनें कटी जाती हैं ऐसे बाइक पे चलते चलते। ये पतंगबाजी जो है ये तो हिंदुआना रस्म है और ये पहले पतंग वापस उड़ाते थे तो कहते काटा काटा काटा, अब लोगों के गले काट रहे हैं। बिल्कुल सही। ये खुदा के लिए इसको बंद कराएं, उस पर सख्ती करें। और जो घर वाले जो हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके जो लवाकीन हैं, उनकी बड़ा पार्ट है इनके। उनको पता है कि मेरा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, क्यों नहीं मना करते? नीचे ऊपर सब कुछ सारा लगे रहते हैं, रात को भी लगे रहते हैं ये। तो ये इसमें हमारा अपना भी कसूर है कि हम अपने बच्चों को जो है सही तरीके से वो समझाते नहीं है। ना उड़ाएं, क्यों उड़ाते हैं? हम खुद ख़रीद के देते हैं, खुद उनको उड़ाते हैं, फिर उठते चले जाते हैं, नीचे कई मकानों से गिर जाते हैं, वो भी फिर भी बाज नहीं आते। कई लोगों की गर्दनें कट रही हैं, फिर भी बाज नहीं आते। तो इसको सख्ती करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ हमें चाहिए, इस रस्म को ख़त्म करना चाहिए। ये लोगों को खुद भी शऊर होना चाहिए। उनके भी बाल बच्चे हैं सारे, रोज़ कोई ना कोई मरता है, तो उन्हें खुद ही अकल चाहिए कि ना वो ऐसी उड़ाएं, ना ये केमिकल वाली डोर इस्तेमाल करें और इसको ना करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि हमसायों को भी चाहिए, जो उड़ाए उसकी जाके पुलिस में रपट कराएं कि ये बंदा गुड़ी उड़ा रहा है, ताकि उसको पुलिस आगे पकड़ के ले जाए और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और सख्त जुर्माना चाहिए, ताकि आइंदा से किसी की हिम्मत ना हो कि इस तरह की कोई हरकत करे। तो इन लोगों को जो भी है, इनको अकल चाहिए, शऊर चाहिए कि लोगों की भी लाज है। तुम्हारा कोई मरे तो फिर तुम्हें कैसा पता लगेगा
तुम्हारा कोई बच्चा मर जाए। तो ये लोग नहीं समझते, वो पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं कि जी हम पैसे कमा लें, पैसे कमा लें। ये अब खूनी खेल हो गया, पहले खेल था, अब ये खूनी खेल हो गया। उसको फ़ौरन बंद होना चाहिए और हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि पुलिस में रिपोर्ट कराए, जो भी उड़ाए उसकी हमसे आया जाके वहाँ पुलिस स्टेशन में बताया कि ये बंदा गुड्डी उड़ाता, उसको जब अंदर जाएगा उसको जुर्माना होगा, जेल में जाएगा, उसको खुद अकल आ जाएगी और दूसरे भी नहीं उड़ाएंगे। जब उसको सज़ा मिलेगी तो फिर दूसरे भी नहीं उड़ाएंगे। डॉक्टर साबिर मलिक हैं जी हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, खूनी खेल खेला जाता है लाहौर में, जो धाती डोर है, गले कटते हैं लोग, जो है वो बेमौत मारे जाते हैं। जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो ये डोर इतनी ख़तरनाक होती है कि गला काट देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में डोर ख़तरनाक क्यों है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक तो आप सुनते हैं हम के धाती तार, तो वो डोर होती नहीं है, वो तार होती है। उसके बाद कुछ केमिकल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है और वो उसको इसलिए कि जब आपको पेच लड़ाते हैं तो आपकी पतंग जो है वो नहीं कटनी चाहिए बल्कि दूसरे की कटनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें मिक्स करते हैं ग्लास, शीशा, उसको पीस के उसको वो बना के उसका केमिकल सारा शीशे का तो वो डोर के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरह से ये सिर्फ डोर नहीं रहती, ये बन जाता है एक तेज़ धार आला, शार्प वेपन। वो जब फिरता है या जहाँ पर भी तो वो इतनी तेज़ी से वो फिरती है डोर कि वो तो किसी भी शार्प वेपन की तरह ये काट के रख देगी हर चीज़ को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गले में डोर फिरने का मामला होता है, यहाँ पे होता क्या है जो इतना तेज़ी के साथ बंदा जो है वो मौके पे भी दम तोड़ जाते हैं? जी, असल में आपने सुना होगा, हर बंदा समझता है कि हमारी शाहरग यहाँ पे है। अब जब डोर फिरती है तो आपको समझना ये है कि एक डोर या कोई इस तरह का केमिकल का धागा जो है वो अगर लटका हुआ है, और ख़ास तौर पर मोटर बाइक वाले लोग जो हैं वो बेचारे इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं। इसमें बच्चे भी हैं, हमारे पास बच्चे भी बहुत सारे आते हैं कि जो बाइक के आगे बैठे होते हैं अपने बाप की गोद में, या उसको आगे उसने फ्रंट पे बिठाया होता है। तो एक तो ग्रेविटी की एक स्पीड से एक चीज़ आ रही है, आगे वो जैसे एक बॉल बनी हुई है, तो वो जब आती है और वो ऊपर वो केमिकल लगा हुआ है या वो धाती तार है, वो इतना शार्प वेपन है कि वो जो ही उसके साथ टकराती है तो वो थ्रू एंड थ्रू होती है। अगर थ्रू एंड थ्रू ना भी हो तो यहाँ पे चूँकि हमारी हैं कैरोटिड्स जिन्हें शारक कहते हैं, तो जो ही वो कट होती हैं तो आपका इतना ज़्यादा और इतना स्पीड के साथ ब्लड लॉस होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी सप्लाई टू द ब्रेन ये रुक जाती है, ये अफेक्ट हो गई। तो विद इन नो टाइम, विद इन मिनट्स आप कह लें कि ये लोग बेचारे जो हैं वो आप जो मर्जी कर लें, आप इनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी एहतियात के लिए आम आदमी, वैसे तो पुलिस बहुत सारे कवानीन बनाती है जिस पे अमल दरामद भी नहीं कर पाते वो, लेकिन आम आदमी इसमें क्या कर सकता है अपनी फोर्स सेफ्टी के लिए? बच्चों को लेके जाना है और सवारी सिर्फ मोटर बाइक है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? सबसे पहले तो यहाँ हमें गवर्नमेंट को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि ये लॉ जो बना है कि इसको बैन किया गया है, ये बैन रहना चाहिए जो है। बिल्कुल जी, ये बैन रहना चाहिए। कुछ लोगों की खुशी की खातर, कुछ लोगों के हल्ले गुल्ले की खातर, कई घरों में या कुछ घरों में अगर मातम आ जाए, सफ़े मातम बीत जाए, अपने प्यारे जान से हाथ धो बैठे, तो मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि ख़ास तौर पर बाइक वाले लोग और जो साइकिल पे सफ़र करते हैं, इन लोगों को बाइक के लिए तो हम कहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ने दूसरा भी कानून बनाया हुआ है कि हेलमेट पहने और इस मौसम में आम तौर पे जिस मौसम में पतंगें उड़ाई जाती हैं, थोड़ी सी सर्दी वाला मौसम होता है ये, तो बेहतर ये है कि आप अपने गले में कोई स्कार्फ या मफरल या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको गले में ज़रूर रखें, या हाई नेक, यस आपने सही कहा, या हाई नेक वो ज़रूर होनी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई चीज़ आ भी गई है तो कम अज़ कम वो उसके साथ लग जाएगी, लेकिन वो थ्रू एंड थ्रू नहीं होगी। इसके अलावा आपके तवज्जो से मैं चाहूँगा कि
कुछ चीज़ें जो लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये मिसहैप हो गया है तो वहाँ रुक के वहाँ बैठ के मत कोशिश करें कि आप उस खून को रोक लें या आप कुछ और उसको पानी पिलाना शुरू कर दें। अच्छा, जब हादसा हो जाए तो उसकी बात आप बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए? उसके बाद टाइम नहीं ज़ाया करना आपने। ठीक है। मुझे याद है कि फ़ारूक अस्पताल अल्लामा इकबाल टाउन में हमारे पास एक बच्ची आई थी और उसके वालिद ने ये अक्लमंदी की कि जब डोर फिरी उसकी बच्ची का खून गिरा, उसने अपनी बाइक रोकी ही नहीं, हॉस्पिटल के आगे आके बाइक रोकी और हम उस बच्ची को बचाने में अल्लाह के फजल से कामयाब हो गए थे। तो इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने रुकना नहीं बल्कि करीब तरीन हॉस्पिटल में पहुंचना है, बिकॉज आपका वो जॉब नहीं है। जो देखने वाले पास आ जाएंगे वो आपको देख तो सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन वो मरीज की जान बचाने के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसी तरह गला तो डायरेक्टली जान ले जाता है। हमने अपने अस्पतालों में देखा है कि लोगों के अज़ा दूसरे कट जाते हैं, लोगों के ये यहाँ से हाथ कट जाते हैं, उंगलियाँ कट जाती हैं, कान कट जाते हैं। तो अगर कोई बदकिस्मती से गले पे आ गई तो फिर चांसेस बहुत कम रह गए। अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये है कि कोई इस तरह का वाक़या हो, रोड एक्सीडेंट हो, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में हम जाएं तो ख़ासकर ये कहा जाता है मरीज़ को कि जिसकी MLC करवाएं, मेडिकल करवाएं। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इस तरह का कोई वाक़या, गला कटता है, नाक कट जाता है, तो कोई परेशानी या कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई शराइत तो नहीं रखते? आपने बहुत अच्छी बात की है जी, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल वाले जो हैं उनके जहनों में ये चीज़ बैठी हुई है, इवन क्लिनिक वाले, कि अगर हम कोई ऐसे मरीज़ को ट्रीटमेंट दे देंगे तो हम फंस जाएंगे, लोग पुलिस हमें तंग करेगी। लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि चीज़ इसके उलट है। आपकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई केस मेडिको लीगल है, चाहे कोई हादसा है, चाहे वैसे कोई वॉक इन पेशेंट है या हादसाती कोई इवन फायर आर्म इंजरी है, काइट फ्लाइंग है, आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी है। लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हर अस्पताल को चाहिए कि वो ट्रीटमेंट मुहैया करे, बाकी चीज़ें बात की। और हमने तो अपने अस्पतालों में बाकायदा इसके पैनल बनाए हुए हैं, और मैं आपके तवज्जो से गुजारिश करूँगा कि तमाम अस्पतालों को ये चाहिए, ख़ास तौर पर जब जिन दिनों में ये काइट फ्लाइंग का आता है सीज़न, अगर हम इनको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कम से कम हर हॉस्पिटल के साथ उनके पास एक रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, जिसमें इमरजेंसी के लोग और जिसमें सर्जन्स और जिसमें हॉस्पिटल इंतजामिया, इनकी एक टीम बननी चाहिए ताकि ऐसे लोगों का टाइम ना ज़ाया हो और बगैर किसी डिले के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी डर के इनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, इनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और अगर मरीज़ टाइम पे पहुंच जाए, लकी हो कि किसी हॉस्पिटल के पास है, तो ऐसे मरीज़ को बचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर खुदा न खासा ऐसा कोई वाक़या होता है तो करना क्या चाहिए लोगों को, देखने वालों को? कितने % चांसेस होते हैं कि खुदा न खासा अगर गले पे डोर फिरती है तो मरीज़ के पास वक्त कितना होता है? गले पे डोर फिरने में तो वक्त बहुत थोड़ा है। वो तो आपके पास, वो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कहीं रुकने की, किसी से मशवरा लेने की, इवन खुद रोक के उस खून को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप नहीं रोक सकेंगे। आप ट्राई करें, कोशिश करें जितनी जल्दी पहुंच सकें। और वैसे जितने भी हादसे हैं, दूसरे हादसे भी हैं जिनमें, या देखें इसमें होता क्या, डोर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गर्दन पे आए। हमने अपने अस्पतालों में बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके माथे पे लग गई, आंखों पे आ गई, इवन छाती पे आ गई, और वो इतनी सख्त, और वो इतना सख्त केमिकल डोर है कि उसने आपको गिरा दिया है। अब अगर आप गिर गए हैं और आपको चोट लग गई है, वो हेड इंजरी हो सकती है, वो स्पाइन की हो सकती है, गर्दन की हड्डी की, कमर की हड्डी की। तो जो लोग देखने वाले हैं, हम बार बार ये गुजारिश करते हैं कि उन लोगों को खुद जाके उन मरीज़ों को उठा के उनकी पोजीशन ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये टेक्निकल लोगों का काम है, इनको करने दें। और हमारे पंजाब में तो बड़ी अच्छी एक ब्लेसिंग है 1112। आप रेस्क्यू को कॉल करें, आप करीब तरीन हॉस्पिटल को कॉल करें, आप ईदी को कॉल करें, किसी भी हेल्प को कॉल करें। कॉल फॉर हेल्प हम अपने मेडिकल स्टाफ को भी सिखाते हैं और लोगों को भी ये सिखाना चाहिए कि किस टाइम पे आपको यू शुड कॉल फॉर हेल्प। और जो टेक्निकल लोग हैं, देखें जो बंदा गिरा हुआ है, अगर उसकी गर्दन के मोरों पे चोट है और किसी ने आके उसे गलत पोजीशन में सिर्फ उठा के पानी पिला दिया, तो हो सकता है कि उसके एक इस एक्ट की वजह से वो जो इंजरी उसको हराम मगज़ की थी वो इतनी बिगड़ जाए कि वो इंसान सारी उम्र के लिए ही मफलूज हो जाए।
तो इसलिए जिनका काम है उनको करने देना चाहिए, बगैर टाइम ज़ाया किए और बगैर किसी डिले के और बगैर कोई खुद ट्रीटमेंट किए फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे या रेस्क्यू की टीम को कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप और आपका प्रोफेशन क्या समझता है कि हुकूमत और पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस इस गैर कानूनी काम को रोकने में कितनी कामयाब हुई? बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है जी कि कानून तो बहुत अच्छा है और इसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो बहुत सारे प्यारे हम बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों के मसले। यकीन करें कि जब ऐसा कोई वाक़या होता है और हमारे पास आता है, जब हम फैमिली को देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि कोई बहुत सहारा होता है अपनी फैमिली का। और फिर ये जो लोग ख़ास तौर पे जो बाइक पे सफ़र कर रहे होते हैं, ये कोई बहुत अमीर कबीर लोग नहीं होते कि जिनके पीछे कोई फैक्ट्रियाँ या बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है। ये या तो तनख्वाहदार तबका है या छोटा कारोबारी तबका है जो मुश्किल अपना गुज़र-औक़ात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं इनके घरों की मिज़री, इनके घरों का मातम, इनके घरों का अफसोस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों के टीचिंग सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। लोगों को ये उनके अंदर जो शऊर पैदा करना चाहिए कि इसमें हुकूमत का या किसी और का या डॉक्टर्स का फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये लोगों का, हम जैसे लोगों का ही फ़ायदा है। और अगर एक फैमिली हमारे किसी एक्ट की वजह से सारी उम्र के लिए बच्चे यतीम हो जाते हैं या उनका खाना पीना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उनका लिविंग स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो हम क्या जवाब देंगे अपने खुदा को और कैसे अपने आप के साथ ये इंसाफ करेंगे कि हमारा ये अमल ठीक था। तो ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक हम यहाँ पर इस कानून को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जो कि होना चाहिए। एसपी पार्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलरमान साहब हमारे साथ हैं जी। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आफ्ताब साहब, कातिल डोर जो है एक जान और ले गई और आपके डिवीजन में वाक़या हुआ कुछ दिन पहले। वाक़या कैसे था और हमें ये भी इतला मिली है कि इसके मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। इसके मुल्ज़मान तो कभी भी नहीं पकड़े गए। आमतौर जितने अरसे से हम देख रहे हैं क्राइम की बीट करते हुए, मुझे कई बरस हो गए कि इस तरह से होता नहीं है कि मुकदमा ज़रूर दर्ज होता है, SHO ज़रूर मुअत्तल होता है, लेकिन मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाते हैं जी। ज़रा थोड़ी ब्रीफ कीजिएगा स्टोरी के हुआ क्या और कैसे पकड़े गए। मैं आपको बताता हूँ, ये 20 नवंबर इतवार वाले दिन का वाक़या है कि इतला मिलती है कि जी इधर इलाका नवाकोट थाना के इलाका में डोर फिरने से एक नौजवान, बिल्कुल नौजवान लड़का शहजाद, उसकी मौके पर ही डेथ हो गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या था। डोर जब उसके इधर फिरी है ना जी, तो डोर ने उसके ये जो वेन है, मेन ब्लड सप्लाई लेन, ये काटती है, लाइन काटती है, और उसका जो विंड पाइप है वो इस तरह काटा है कि उसकी गर्दन की सिर्फ हड्डी तक वो पहुंच गई है डोर। तो बेचारे के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। फौरी तौर पे वो तड़प तड़प के सड़क पे अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है। अब ये एक बहुत दर्दनाक वाक़या इस लिहाज से भी था कि हुकूमत ने सख्त पाबंदी लगाई हुई है पतंगबाजी पर, लेकिन जो बेहिस लोग हैं वो पतंगबाजी से बाज नहीं आ रहे। CCPO साहब जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब ने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया। उन्होंने फौरी तौर पे ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों SPs की ये ड्यूटी लगाई कि जो भी हो मुझे इस बेगुनाह नौजवान के कातिल चाहिए। ठीक है। अब ये अगर हम अंधाधुंध भागना शुरू कर देते तो उस तरह ट्रेस नहीं होना था। इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ DSP नवाकोट साबर अली भुट्टा को, ठीक है, और उनकी पूरी टीम को। साबर अली भुट्टा मौके पर पहुँचे और क्योंकि पुराना और बड़ा सीजनड अफसर है, अब हमने पर्चा दर्ज करवाना था। ये अब हम इसके बाद उस पर आएंगे कि वो कैसे ट्रेस हुए। मैं दोबारा क्राइम सीन पे आता हूँ। क्राइम सीन पे सबसे पहले वारसान से रब्ता किया गया। अब ये चूँकि कानूनी फॉर्मेलिटी से लोग आगाह नहीं हैं, वो पूरी तरह समझते नहीं हैं, पुलिस की सख्त मुखालफत
के बावजूद वारसा ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। अच्छा, पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ? पोस्टमार्टम इसका नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश की कि ये एक कत्ल है तो इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। दूसरी दुख की बात यह है कि वारसान इस मुकदमे के मुद्दई बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट तो हमने पुलिस अफसर सब इंस्पेक्टर को इसमें मुद्दई बनाया और मुद्दई बना के हमने इसका 322 के तहत FIR दर्ज कर दी। इस पे फिर एक और मीटिंग हुई कि क्या ये इत्तफाकिया कत्ल है, ये कोई इत्तफाकिया गफलत है। तो उस पे फिर पूरा हमने चेक किया कि इस साल कितने लोग पतंगबाजी से मरे हैं, कितने लोगों पर अक़दाम कत्ल के पर्चे हुए हैं पतंगबाजी की वजह से। तो फिर उसकी रोशनी में इसकी दफ़ा को इस वजह से तरमीम कर दिया गया और तरमीम करके 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान लगाएगी। 34 से मुराद ये है कि उसमें बंदे के साथ जितने भी उसमें शामिल थे उस वक्त मौका पर, तो वो भी नियत मुजरमाना में शरीक है। तो वो FIR उसमें तरमीम हमने करके 322 को 302/34 में ला के पहली ज़िमनी में इजाद कर दिया। जब वारसान को लोगों ने दिलाया, एहसास दिलाया, या उन्हें पता चला या उन्हें अब पता चला कि ये बड़ी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो अब वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं और उन्हें अपना बयान भी शामिल तफ्तीश हमने ज़िमनी में दर्ज कर लिया। यहाँ पे पुलिस को कुछ मसाइल का सामना था, टेक्निकल मसाइल, कि इसमें कोई आई विटनेस नहीं था। ठीक है। जिस पर फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को ये क्लियर किया कि आपने मौके पे जो गर्दन पे फिरी हुई डोर कब्जे में ली है उसको फौरी तौर पर आप पंजाब फोरेंसिक साइंस भिजवा दें। ठीक है। वो ऑलरेडी जा चुकी है। अभी जो मुल्जमान की निशानदही पर डोर बरामद हुई है उसको भी हम पंजाब PFSA में भिजवा रहे हैं। अच्छा। ताकि वहां पे कंपैरिजन किया जा सके कि वो डोर जो मौके पे मकतूल के गर्दन पर फिरी है और जिसकी वजह से उसका कत्ल हुआ है, मुल्जमान से जो डोर बरामद हुई है इसको कंपेयर किया जा सके, क्या ये सेम डोर है, ये मुख्तलिफ डोर तो नहीं है। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास हासिल हो जाएगी और इन शहादतों की बुनियाद पर हम उनके CDR ले रहे हैं मुल्जमान के कि बवक्ते वकूआ क्या उनकी उसी जय वकूआ पर मौजूदगी साबित होती है। तमाम हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर किस्म की साइंटिफिक एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हासिल करके इनकी कन्विक्शन और सजायाबी को यकीनी बना सकें। एज पुलिस अफसर जब हमें क्लियर हो गया कि ये मुल्जमान हैं और इन्होंने ये जुर्म किया है, तो हम वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि इनको सजायाबी करवा सकें। तो वो हम करेंगे। टेक्निकल मुश्किलात के बावजूद हम डिसअपॉइंटेड नहीं हैं, हम फिर भी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, लाहौर में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, बच्चों के गले कटते हैं, बड़ों के गले कटते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। जिस तरह से ये जवान साल बच्चा जो है जिसकी उम्र 25-26 साल बताई जाती है तकरीबन, तो घर उजड़ गया उनका, जी चला गया दुनिया से और कसूर उसका कुछ भी नहीं था। पुलिस की जानिब से, आपकी जानिब से, यानी कि आपके डिपार्टमेंट की जानिब से दावा किया जाता है कि हम जो है वो डोर, खूनी डोर और पतंगबाजी की रोकथाम करते हैं। लाखों रुपए का सामान आप पकड़ते हैं, दिखावा होता है पुलिस की जानिब से। क्या मुकम्मल तौर पे लाहौर पुलिस कभी इस काइट फ्लाइंग को, पतंगबाजी को, खूनी डोर के इस्तेमाल को रोक भी सकेगी या सिर्फ दावे हैं? शेख साहब, इसमें हमें दो पहलू सामने रखना पड़ेंगे। आपकी लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान है, जिसको पॉलिसिंग करने के लिए आपके पास टोटल 34,000 पुलिस अफसर और मुलाजिम, कांस्टेबल ये सारे हैं। देखें आप, मैं इस बच्चे की मिसाल लेता हूँ। माँ ने ये बच्चा पैदा किया, छोटा सा बच्चा, उसके दूध पिलाया, उसको बड़ा किया, उस पर इन्वेस्टमेंट की, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, और एक दिन चंद शरपसंदों ने पतंगबाजी करते हुए उसका गला काट के उसको सड़क पे गिरा दिया। पुलिस ने उनको ट्रेस किया, उन तक पहुंच गए। यहाँ पे
मैं लाहौर के शहरियों से ये सवाल करने में हक बजानब नहीं हूँ कि क्या ये सिर्फ पुलिस की ड्यूटी है कि वो पतंगबाजी को रोकने के लिए लोगों के घरों में घुस जाए, उनकी छतों पे चढ़ जाए, उनके पीछे अपने ऊपर मुकदमे दर्ज करवा ले। पुलिस अफसरों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए कि जी हमारे घर में घुस गए। पुलिस वालों का उसमें कोई ज़ाती मुफाद तो नहीं था। अब जाहिर है अगर हम उस दौरान में वारंट लेके आते हैं तो क्या वो उस दौरान में पतंगबाजी करते रहेंगे? शहरियों का ये उतना ही फर्ज है कि ना पतंगबाजी करें, ना किसी को करने दें। कहा कभी किसी ने हमसाये की बैल दे के भी कहा कि यार ये तुम कातिल खेल खेल रहे हो, मत ये पतंगबाजी करो? क्या उसने कभी 15 पे कॉल करके इतला दी पुलिस को कि मेरे हमसायगी में पतंगबाजी हो रही, बराए मेहरबानी इसे रोकें? सर पुलिस आपकी मुहाफिज है, आपकी खादिम है, दिन रात काम कर रही है। आपकी पुलिस 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के, अब तो ये हुक्म है कि SHOs अपने थानों में सोते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस पब्लिक रिलेशन में भी, ये जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी पॉलिसिंग में भी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अवाम को भी एहसास करना होगा, उनको भी एहसास करना होगा कि ये जो पतंगबाजी का खेल है ये खेल नहीं है, ये कत्ल है। अच्छा आप सब चलें, आपका मौक़िफ़ ये भी ठीक है कि इसमें सोसाइटी, माशरे के लोग, हमारी भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी आयद होती है पुलिस की। अगर ये ज़िम्मेदारी पुलिस पर आयद ना हो तो जिस इलाके में ये वाक़या पेश आता है तो उसका SHO क्यों मुअत्तल किया जाता है? अगर ये लोगों की ही ज़िम्मेदारी है तो उसको क्यों सस्पेंड किया जाता है, क्लोज लाइन कर दिया जाता है? आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर आए हैं, शहबाज शरीफ से ले लें, उस्मान बुज़दार साहब हों या परवेज़ इलाही साहब हों, हमेशा एक ही सज़ा रखी गई। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या जो आपके लोग हैं ये उस वक्त नहीं जाग रहे होते, नहीं पता कि हफ्ते और इतवार की रात पतंगबाजी होती है, मौसम अब ठंडा आ गया, इसकी प्लानिंग की जाए। यकीनन आम आदमी या मैं तो किसी को जाके अगर मना ही कर सकता हूँ लेकिन किसी को रोक नहीं सकता। तो क्या डिपार्टमेंट, आपको लगता है सीनियर ऑफिसर होने की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आपके नीचे जो लोग हैं वो काम प्रॉपर कर पा रहे हैं? मैं शेख साहब आपके इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक करते हुए इसी इशू के कुछ और पहलू भी आपके सामने लाना चाहता हूँ। जब आपको पता है कि पतंगबाजी की वजह से गर्दनें कट रही हैं और लोग मर रहे हैं, तो फिर आपने डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्ट में क्या आप तरमीम वक्त की ज़रूरत नहीं है कि इसकी सज़ा बढ़ा दी जाए और इसको नाकाबिले ज़मानत जुर्म बना दिया जाए? और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हमारे पूरे ताज़ीरात पाकिस्तान में पतंगबाजी के ज़रिए बंदे के मरने की अलहदा दफ़ा नहीं बनाई गई। यहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। आप लेजिस्लेशन करें, हम 322 लगा देते, अभी मैंने 322 को तरमीम करके 302 में लाया हूँ, लेकिन एक अलहदा सेक्शन होना चाहिए कि अगर कोई डेंजरस फ्लाइंग एक्ट के डेंजरस फ्लाइंग करते हुए, काइट फ्लाइंग करते हुए अगर कोई बंदा मर जाएगा तो उस पर से दफ़ा 322A लगेगी, जिसकी सज़ा उम्र कैद होगी, जो नाकाबिले ज़मानत होगा। अच्छा, जिसके पास से जो काइट्स को, पतंगों को मैन्युफैक्चर करेंगे वो भी नाकाबिले ज़मानत होगा। अगर कोई पतंग उड़ाएगा तो वो भी नाकाबिले ज़मानत होगा, उसमें 14 साल कैद होगी। तो फिर लोगों को भी पता होगा कि अगर पतंगबाजी करते हुए हम पकड़े गए तो 6 महीने से पहले ज़मानत नहीं होगी। अभी काइट फ्लाइंग करते आप पकड़ते हैं, अगले दिन बेल है, तो वो डिटेरेंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ हम इस तरह पुलिस को, अगर आप लाहौर का डेटा ले लें, हर महीने सैकड़ों पर्चे हुए हैं डेंजरस काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत, लेकिन क्या उसके बावजूद ये रुक गई? ये फिर नहीं रुक रही। सो हमें उसमें अब लेजिस्लेशन करके इसको मजीद सख्त कानून बनाना, और अगर दौर फिरने के जरिए कोई बंदा कत्ल होगा तो उसके लिए अलहदा दफ़ा बनाना, ये पॉलिटिकल विल के बगैर मुमकिन नहीं होगा। वी आर एनफोर्सर ऑफ लॉ, हम लॉ को एनफोर्स कर रहे हैं। लॉ बनाना हमसे जो हमारे सीनियर हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे लॉ मेकर्स हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, तो वो हम बहसीयत शहरी, बहसीयत पुलिस अफसर हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस पर लेजिस्लेशन वक्त की ज़रूरत है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कातिल डोर किस तरह
मासूम शहरियों की जान ले रही है। पुलिस के दावे धरे के धरे हैं, लेकिन कातिल डोर कई जानें अब तक ले चुकी है। काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमात तो दर्ज किए जाते हैं, क्या उस कातिल डोर को इस्तेमाल करने वाले कातिल आज तक गिरफ्तार हुए हैं? बहुत कम तादाद होगी या ना होने के बराबर होगी। हुकाम को इसके बारे में कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।